अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में बहुत खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि सब खुश व खुर्रम रहें, शादाबाद रहें और अच्छे नंबरों से इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 और 2 की एमसीक्यूज़ हम पहले डिस्कस कर चुके। आइए पहली एमसीक्यू देखते हैं। विच बॉन्ड इज़ नॉन पोलर। यहाँ पर 4 बॉन्ड गिवन्स हैं आपको, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है। नॉन पोलर बॉन्ड उसे कहते हैं कि जब उनके दो या दो से ज़ायद एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो किसी किस्म का पार्शल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या पेयर एटम्स पर नहीं होता, उसे नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। मिसाल के तौर पर अगर हम NaCl की बात करें, इसकी सोडियम क्लोराइड की, तो हम जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोल्स बन जाते हैं। ये पोलर बॉन्ड है, तो इसे पोलर बॉन्ड कहा जाएगा। आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, पोलर बॉन्ड भी कह दीजिए इसे। और उसके बाद फिर दूसरी मिसाल HCl की बात करें अगर आप, HCl की, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसमें सिचुएशन ये होती है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेता है हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ। देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन उसने पेयरिंग में लगा दिया। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पर गिरफ्त क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन ताकत ज़्यादा होने की वजह से इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस बुनियाद पे ये HCl मालिक्यूल भी एक पोलर मालिक्यूल है, या इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलेंगे। CCl4 की सिचुएशन ये होती है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में या दूसरे ऑर्बिट में 4। 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 4 दफ़ा बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है। लिहाजा यही वजह है कि 1 2 3 4 इसको 4 दफ़ा बॉन्ड बनाना है, और क्लोरीन इसके साथ 4 क्लोरीन एटम लग जाते हैं, 1 2 3 4, अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि इसके पास भी, अब देखें बहुत लंबी वीडियो बन जाती है इस तरह अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएँ। हर क्लोरीन के गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में लगा देता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है CCl4। ये लेविस स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। इस तरह से क्या होता है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से देखें यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, और हर क्लोरीन के गिर्द भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह इसके गिर्द भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके गिर्द भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कीजिए ज़रा, 2 2 4 2 6 2 8, और इसके गिर्द भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी हर क्लोरीन के गिर्द 8 कंप्लीट हो जाता है, कार्बन के गिर्द भी 8 कंप्लीट। लेकिन याद रहे कि जो क्लोरीन है वो कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। ये वजह है कि ये इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस डेट क्लियर। तो ये भी पोलर मालिक्यूल है। आइए आखिर में बात करते हैं CCl की, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में भी बताया कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा ये अपने भाई के पास जाता है और दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग कर लेते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है। इस तरह से इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन चूँकि दोनों क्लोरीन एटम्स सेम है, सिमिलर हैं, लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों की गिरफ्त यकसा होती है। यही वजह है कि इस इलेक्ट्रॉन का झुकाव ना इस क्लोरीन एटम की तरफ होता है ना लेफ़्ट वाले क्लोरीन एटम की तरफ, जिसके नतीजे में होता यह है कि इस पर कोई किसी किस्म का पोल नहीं बनता, ना इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ना इस पर पार्शियल नेगेटिव, यानी कोई पार्शियल चार्जेस या आयोनिक चार्जेस इन पे नहीं आते, क्योंकि दोनों तरफ क्लोरीन की जो अट्रैक्शन होती है वो सेम होती है। लिहाजा ये एक नॉन पोलर बॉन्ड बनता है या नॉन पोलर मालिक्यूल बनता है। तो पता चला कि इन चारों MCQs में क्लोरीन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों एटम सेम साइज़ के सेम है, लिहाजा उनके दरमियान किसी किस्म की पोलरिटी कायम नहीं होती। पोलरिटी के लिए शर्त ये होती है कि दोनों एटम डिसिमिलर होने ज़रूरी हैं, एक जैसे ना हो। CCl के दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। आइए देखते हैं सेकंड MCQ क्या है।
यस, सेकेंड एमसीक्यू एन प्लस एल रूल के हवाले से है। ये सामने जवाब भी आ गया, चले देख लें। एन प्लस एल वैल्यू ऑफ 5D ऑर्बिटल, कह रहे हैं कि 5D ऑर्बिटल की एन प्लस एल वैल्यू बताएं क्या होगी। अब देखें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। एन का मतलब होता है क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर कहलाता है। एन इज़ इक्वल टू 1, एन इज़ इक्वल टू 2 दूसरा ऑर्बिट, एन इज़ इक्वल टू 3 तीसरा ऑर्बिट, इसको एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। एन इज़ इक्वल टू 4 चौथा ऑर्बिट। फिर इसमें एक कहलाता है अजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, उसको एल से शो करते हैं। एल इज़ इक्वल टू 0, एल इज़ इक्वल टू 1, एल इज़ इक्वल टू 2, एल इज़ इक्वल टू 3। याद रहे कि जो एल इज़ इक्वल टू 0 इट मीन्स एस ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिट को मज़ीद सब ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया है। एल इज़ इक्वल टू 1 का मतलब होता है पी ऑर्बिटल, 2 का मतलब डी ऑर्बिटल, और एल इज़ इक्वल टू 3 का मतलब एफ ऑर्बिटल। ये जो 4 सब ऑर्बिटल या सब शेल्स कहलाते हैं, ये उनके अजीमुथल क्वांटम नंबर हैं, याद रखिएगा। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर भी होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है और स्पिन क्वांटम नंबर भी। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एन प्लस एल वैल्यू पूछी है उन्होंने 5D ऑर्बिटल की। आइए देखते हैं किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। याद रहे कि 5D ऑर्बिटल में 5 दिस शोज़ द वैल्यू ऑफ एन, ये एनर्जी स्टेट है, एन इज़ इक्वल टू 5। और डी ऑर्बिटल हम जानते हैं, जो एस पी डी ऑर्बिटल है उसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है। यूँ उस तरह से कर लें, एस पी डी एफ 1 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। इस डेट के लिए एस पी डी एफ 0 1 2 3 इस तरह करेंगे तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो डी के लिए क्या होगी, 2 होगी। तो चूँकि डी ऑर्बिटल है तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए 2। एल की वैल्यू हो गई 2। अगर आपसे पूछे कोई एन प्लस एल वैल्यू बताएं, जिस तरह इन्होंने पूछा है, तो इसकी जो एन प्लस एल वैल्यू अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ देख लें, तो एन की जगह क्या होगा 5, एल की जगह 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो पता चला 5D ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू 7 होती है, जैसा कि यहाँ पे आंसर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आइए, इसका भी आंसर देख लें क्या कह रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड व्हेन इट जंप्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। ये बहुत ही मशहूर एमसीक्यू है और याद रखिएगा हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम किसी एटम का जिक्र करते हैं, उसके न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ओके, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में फिर ज़्यादा कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉनों की होती है। इस तरह का मामला होता है। होता ही है कि जब किसी एटम को एनर्जी मिलती है तो सबसे पहले वो एनर्जी डॉन को मिलती है, न्यूक्लियस इज़ द डॉन ऑफ द एटम। फिर ये इसकी चॉइस होती है कि वो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दे या दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दे। फ़र्ज़ कर लें वो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इनका स्टेटस हायर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फिर हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। इस डेट के लिए तो एनर्जी पाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि एटम इज़ एक्साइटेड या इलेक्ट्रॉन इज़ एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उछल कूद करने लगता है, खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी आ जाती है। लेकिन ये उसकी खुशफहमी है, क्योंकि जो एक दिन ऊपर जाता है वो एक दिन फिर वापस नीचे भी आता है। अगर आपने लिफ्ट मशीन में सफ़र किया है किसी बिल्डिंग में, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो बाद में क्या होता है, उसी लिफ्ट मशीन से नीचे भी आ जाते हैं। वही मामला इन इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है कि नो लॉन्गर एन एटम कैन रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट, लिहाजा एटम कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। वो इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने असल ऑर्बिट में आते हैं और जो एनर्जी लेकर वो गए होते हैं वो फोटोन की सूरत में या लाइट की सूरत में बाहर इमिट आउट कर देते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको हम एच न्यू की अलामत से शो करते हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो ये कहीं और चले जाएंगे। एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन कब एक्साइटेड होता है, जब टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, जब वो अपने असल घर से किसी ऊँचे घर में चला जाए। इस डेट के लिए तो हम कहते हैं वो एक्साइटेड हो गया। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे गौर कीजिए क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो इस तरह से है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपके सामने आ गया, देख लीजिए ज़रा, इसको आंसर पे भी गौर कीजिए। देखें ये क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D एनर्जी लेवल। 3D को जो एनर्जी लेवल है, इससे हमारा डी ऑर्बिटल है या डी एनर्जी लेवल है। हम जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर सिर्फ एक ही घर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी ऑर्बिटल में 3 घर होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, जिसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो डी ऑर्बिटल होता है वो उसको मज़ीद 5 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है। ये बात आप जानते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखें होता क्या है,
जब इलेक्ट्रॉन फिल्स किए जाते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर किसका जिक्र है, और 3d ऑर्बिटल यानी टी ऑर्बिटल का जिक्र है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो होता ये है कि वो एक एक करके जो है ऑर्बिटल में आते हैं। मिसाल पर पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट डी, इसको d1 कह दीजिए, इस सब ऑर्बिटल को d2, इसे d3, इसे d4, इसे d5। फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयर नहीं बनाएगा वो, बल्कि वो सेकंड d2 ऑर्बिटल में जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें जाएगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी तक पेयरिंग नहीं हुई है क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक एक करके आते हैं। अब सिक्स्थ यानी छठा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो फिर d1 में आएगा। आप गौर कीजिए कि इस कंडीशन में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इसमें जाएगा। अब कितने, ये पेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन और ये 4 अनपेयर्ड रह गए। कितने रह गए, 4। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन सातवां आएगा तो वो इस घर में जाएगा अपोजिट स्पिन के साथ। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3, 2 पेयर्ड हो गए। फिर अगला इलेक्ट्रॉन आठवां इसमें आएगा तो अब 2 अनपेयर्ड रह गए। फिर अगला इसमें आएगा, 1 अनपेयर्ड रह गया। फिर अगला इसमें आएगा, फिर कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहा। तो इसका मतलब है डी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5। तो आंसर क्या होगा, 5। इज डेट क्लियर। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुमकिन है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आपके सामने आ रही, देख लीजिए इसे। एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर लिख दिया है यहाँ पे। किसी भी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसा कि अभी बताया। एस ऑर्बिटल है तो इसके अंदर एक ही घर होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर मज़ीद 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX PY PZ, तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में मज़ीद 5 घर होते हैं तो हर घर में फिर 2 आ सकते हैं। एफ में 7 होते हैं छोटे कमरे, हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इज इट क्लियर। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्बिटल हैं, सब एनर्जी सब शेल्स, वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होती, ताकि अपोजिट स्पिन के साथ बैलेंस ही कायम हो जाए। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट MCQ जो है वो ये है कि 1 ऑन इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। जब अल्फ़ा पार्टिकल इमिट आउट होता है, आपने रेडियो एक्टिविटी का नाम यकीनन सुन रखा होगा तमाम स्टूडेंट्स ने। जो व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 या उससे ज़्यादा हो तो वो स्टेबल नहीं होते, और उसकी वजह से उनमें से 3 तरह की रेडिएशंस इमिट आउट होती हैं, अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गैमा रेज़। जो यूरेनियम उनमें से, इसका चार्ज नंबर 92 है और मास नंबर कितना है, 238। चार्ज नंबर का मतलब है प्रोटोनों की तादाद 92, 238 प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की मजमूई तादाद कहलाती है मास नंबर। यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस मुसलसल डिसइंटीग्रेट होने लगता है। 3 तरह की रेडिएशन इसमें से इमिट आउट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। इस MCQ में पूछा है ऑन इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट आउट होगा, चेंजेस इनटू, तो ये यूरेनियम एटम किस नए न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, किस नए एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, TH में, रेडियम में, दोनों में से कौन सा आंसर है। तो याद रखिएगा जो हेलियम होता है, हेलियम, इसका मास नंबर 4 है और चार्ज नंबर 2 है। इस हेलियम को कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। पहले तो ये तय कर लें, अल्फ़ा पार्टिकल किसे कहा जाता है, हेलियम के न्यूक्लियस को कहा जाता है, जिसका मास नंबर 4, चार्ज नंबर 2। जब इस यूरेनियम में से हेलियम पार्टिकल निकलेगा न्यूक्लियस के अंदर से, तो इसका मास नंबर 4 कम हो जाएगा और चार्ज नंबर 2 कम हो जाएगा। मास नंबर 4 कम होगा तो 238 में से 4 के क्या बचेगा, 234, और चार्ज नंबर 92 में से 2 कम होगा तो क्या रह जाएगा, 90। इसका मतलब है नया एलिमेंट जो बनेगा उसका चार्ज नंबर 90 होगा और मास नंबर 234 होगा। तो इसका मतलब है सही आंसर क्या होगा, जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो TH बनेगा, जिसका मास नंबर 234 और चार्ज नंबर 90, और इसके अंदर चार्ज नंबर क्या रहता है, 88, जो कि कहलाते हैं। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ फिर आपके सामने आ रही है एक और। ये क्या है, द पार्टिकल हैविंग अ मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836, यानी 2 पेन और 2 पल्ले और तराजू के, एक पल्ले में अगर आप 1836 इलेक्ट्रॉन रख दें तो दूसरे पल्ले में सिर्फ एक प्रोटॉन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर होता है, अंदाज़ा कर लें। तो द पार्टिकल हैविंग अ मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोटॉन। पूछने का अंदाज़ बदल गया लेकिन बात वही है कि 1836 गुना भारी कौन सा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन से, वो है प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ क्या कह रहे हैं, दिस सीरीज ऑफ लाइंस इज प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाता है
तो जो वेवलेंथ इमिट आउट होते हैं, जो सीरीज़ बनती है, उसका ताल्लुक किससे है? तो उसका ताल्लुक जवाब आपके सामने आ गया, बामर सीरीज़ से है। वो कैसे, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी हमने एटम बनाया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के शेल्स होते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। ये पहले ऑर्बिट के लिए n = 1, दूसरे के लिए n = 2, तीसरे के लिए n = 3, चौथे के लिए n = 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। जब इलेक्ट्रॉन या एटम एक्साइटेड होता है, याद रहे, कोई एटम या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो अपने असल घर से ऊंचे घर में चला जाता है, लेकिन फिर उसको वापस होना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन वापसी में दूसरे ऑर्बिट में गिरा, यानी तीसरे चौथे में चला गया, और वापसी वो किस में कर रहा है? डायरेक्ट तीसरे से दूसरे में आ रहा है, या चौथे से दूसरे में आ रहा है। तीसरे से दूसरे में जंप लगाई, या चौथे से दूसरे में, या पाँचवें से दूसरे में। अगर तो वो सेकंड ऑर्बिट में जंप लगा रहा है, तो जो लाइट वो इमिट आउट करेगा उसका ताल्लुक किससे होगा? बामर सीरीज़। और ये विजिबल लाइट कहलाती है, जो आपको मुख्तलिफ रंगों की सूरत में दिखाई देती है। और इसका फार्मूला भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी बीच में एमसीक्यू के दौरान। अगली देखें एमसीक्यू क्या है। दिस कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जब हम रोशनी का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये जो रंग है वायलेट, इसका वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होता है। अगर आपको याद हो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी प्रिज्म से जब वाइट लाइट को गुजारा जाता है, सफ़ेद रोशनी को, तो ये प्रिज्म उसको 7 डिफरेंट कलर में डेविएट कर देता है। याद है ना आपको, 7 कलर बनते हैं। एक कलर सबसे ऊपर होता है वायलेट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे नीचे रेड कलर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। तो चूँकि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है इस विजिबल रीजन में, लिहाजा इसका वेवलेंथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। तो दिस कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वायलेट का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा, याद रखिएगा। और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि वेवलेंथ इसका लार्जर होता है। उसके बाद देखें द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन आपने पढ़ी होगी, जिसने कहा था कि लाइट वेव पर नहीं बल्कि पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है, और उन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। और हर फोटोन की एनर्जी, अभी हमने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप लगाता है तो वो फोटोन की सूरत में एनर्जी रेडिएट करता है। तो हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट h लगाते हैं। तो याद रहे, ये जो h कांस्टेंट लगाया था प्लैंक ने, इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड होती है। अब तक फिज़िक्स में जितने भी कांस्टेंट्स मालूम किए गए हैं, जितनी एक्यूरेसी के साथ इस प्लैंक कांस्टेंट की कीमत निकली है, आज तक किसी और दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू किसी फार्मूले में, किसी डेरिवेशन में नहीं निकली। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो सही ऑप्शन है उसका जवाब हमने लिख दिया यहाँ पे कि सोडियम कैटाइन और मैग्नीशियम +2 कैटाइन, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस किसे कहते हैं? कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे कैटाइन जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम है, हम जानते हैं सोडियम का चार्ज नंबर 11 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 11। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तवज्जो रहे। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो इसका चार्ज नंबर होता है 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में बचे 2, 2 8 10 और 2 12। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करना होता है, सोडियम को भी और मैग्नीशियम को भी, नोबेल गैसेस का वो स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, छोड़ दिए। तो अब आप गौर कीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम कैटाइन की है वही मैग्नीशियम कैटाइन की है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो N पॉजिटिव और मैग्नीशियम +2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह एल्युमिनियम की अगर आप बात करें, ये जो हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं, याद रहे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकती हैं, इसलिए तफसीलन पे गुफ्तगू की जा रही है। तो आप वीडियो की लेंथ पर गौर नहीं करें, बल्कि जो समझाया जा रहा है उसे फोकस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये जो हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकती है, आने के पूरे इम्कान हैं। 13, एल्युमिनियम का चार्ज नंबर 13 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 10 हो गए 3 13। ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना 8 कंप्लीट करता है, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाए। अब देखें क्या होगा, नज़र आ रहा है? ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इस पर 3 कैटाइन आ जाएंगे, 2 8। अब आप गौर कीजिए, एल्युमिनियम +3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, मैग्नीशियम +2 की भी कॉन्फ़िगरेशन वही है,
और सोडियम की भी वही है। तो तीनों कैटाइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s 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 है, तो तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इस डेट के लिए इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ क्या है, नंबर 12, आंसर भी लिख देते हैं। द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस मालिक्यूल। इस मालिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है। उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले शेल के अंदर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है, तो हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है ताकि अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, लिहाजा किसी के साथ भी बॉन्डिंग करके, ये पेयरिंग करके, शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। मिसाल पर एक और हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट, ये भी खुश वो भी खुश। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट MCQ जो है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच एनर्जी लेवल। हर एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल सॉरी, अब यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होती है। बाद सुलभा समझते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, जिस तरह मेरे मुंह से निकल गया था। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल S P D F। S तो एक ही ऑर्बिटल होता है, P के अंदर मज़ीद 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में मज़ीद 5 ऑर्बिटल होते हैं, F में मज़ीद 7 होते हैं। इस डेट के लिए बात ध्यान में रखिएगा। तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन ईच एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कितने होंगे उसके लिए एक फार्मूला है। नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल का फार्मूला वो है n², इलेक्ट्रॉन का नहीं, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल का फार्मूला। जब पहला ऑर्बिट n = 1, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे पहले ऑर्बिट में, तो n² लगाइए, 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब है कि पहले ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा जो s होता है। अगर आपसे कहा जाए कि दूसरे एनर्जी स्टेट या दूसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, फार्मूला लगाइए n² यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर 4 ऑर्बिटल होंगे, एक s और दूसरा p। अब आप बोलें s और p तो 2 होते हैं, नहीं भाई, s एक होता है, p में 3 होते हैं, px py pz, तो टोटल कितने हो गए 4। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि n = 3 में बताएं टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो अब मेरा ख्याल है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नज़र आ रहा है, यस आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब है कि तीसरे ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल होते हैं। अब तीसरे ऑर्बिट में 9 कैसे होंगे, S P D 1 और 3 4, 4 और 5 9। इस डेट क्लियर। इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट में और नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं n² के फार्मूले से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो MCQ है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम, ये आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम पिच ब्लेंड मोर। ये पिच ब्लेंड क्या है, व्हाट इज़ द पिच ब्लेंड, याद रखिएगा, यूरेनियम ज़मीन के अंदर से जब निकाला जाता है तो वो प्योर नहीं होता, बल्कि यूरेनियम मिनरल फॉर्म में होता है, यानी इसके साथ मुख्तलिफ ऑक्साइड्स लगे होते हैं, इम्प्योरिटीज़ इसके साथ मौजूद होती हैं, मट्टी लगी होती है, रेत लगी होती है आसान अल्फाज में, तो इसको बोलते हैं यूरेनियम के साथ ये जो इम्प्योरिटीज़ लगी हुई है इसे पिच ब्लेंड बोला जाता है। जब आप पिच ब्लेंड की बात करते हैं तो इसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, जो हम जानते हैं वैसे तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, तो 3 तरह की रेडिएशन है, लेकिन मोस्टली जो रेडिएशन इसमें से निकलती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड वर इलेक्ट्रॉन्स। वर का लफ्ज़ आया है, यानी ये जब तजर्बा किया गया, निकाला गया, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा उससे एमिट आउट हो रहे थे। इस डेट क्लियर। नेक्स्ट MCQ देखें आपके सामने आ रही है, वो ये क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल के लिए बताइए इनमें से कौन सा जवाब सही है, n = 3, l = 2, ये क्वांटम नंबर वैल्यू सही है, ये सही है। जब हम 3D ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये जो 3 है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n = बोलिए n = 3। और d ऑर्बिटल, इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने क्लास के आगाज़ में डिस्कस कर लिया आपसे, SPD 0 1 2, तो l की वैल्यू 2 होती है। इसका मतलब है 3D ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या होगी 2, ये आपका जवाब होगा, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने आ रही है, वो क्या है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड। 1926 हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने साबित किया था कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस सही है कि पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं। ये बात याद रखिएगा। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम दिया गया, याद रखिएगा, जो ये बयान करता है कि आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन मोमेंटम एट अ टाइम एग्जैक्ट नहीं मालूम कर सकते। अगर पोजीशन एग्जैक्ट निकालेंगे तो मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं रहेगा, मोमेंटम एग्जैक्ट निकालेंगे तो पोजीशन एग्जैक्ट नहीं रहेगी। इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और दोनों मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एच कट के बराबर होता है। भाई इतनी बात काफ़ी है, इतना याद रखें, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर शो करता है। और ये तजर्बा पार्टिकल तो है लेकिन वेव नेचर भी शो करता है, यानी डी ब्रोगली का नज़रिया सही था।
उसके बाद हमारे पास अब आखिरी पेज बचा है। 20 MCQ आपके सामने आ गई होंगी, 16 आ गई हैं अब। ये देखिए 70वीं बस एंड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक देखा इस वीडियो को। अपनी दुआओं में हमें बहुत बहुत याद रखिएगा। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एक दूसरे को सलामती की दुआएं लाजमी दिया करें। द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिनोटेड बाय, हालात जैसे भी हों वैसे भी हमें सलामती की दुआएं देनी चाहिए एक दूसरे को, साजगार हों या ना हो। द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिनोटेड बाय रेडियस। बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाला टॉपिक आपने पढ़ा है। बोहर्स एटॉमिक वाले टॉपिक में जब आप एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -ZE²/R। यहाँ पे Z चार्ज नंबर है हाइड्रोजन एटम का, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और R कौन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इज दैट क्लियर? ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ये तो थ्योरी की बात है, आपके सामने आ गई। द रेडियो एक्टिव रेस आर नॉन मटेरियल। रेडियो एक्टिव रेस 3 है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा कौन है, हेलियम पार्टिकल्स हैं, ये मटेरियल हैं। बीटा ये भी पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ये भी पार्टिकल हैं। लेकिन जो गैमा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये नॉन मटेरियल है। ये दोनों पार्टिकल यानी मटेरियल हैं, लेकिन गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडिएशंस, ये पार्टिकल नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो गैमा क्या है, द रेडियो एक्टिव रेज आर नॉन मटेरियल, वो गैमा रेज हैं जो नॉन मटेरियल हैं। उसके बाद 19वीं देखें, सेकंड लास्ट MCQ। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अभी भी जिक्र किया क्वांटम ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी शो करते हैं और न्यू से भी शो करते हैं, फिर प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो यहाँ प्लैंक कांस्टेंट लगता है। यानी एटम से निकलने वाली जो रेडिएशन है, जिसको एनर्जी, जिसको क्वांटम ऑफ रेडिएशन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वांटा या फोटोन की सूरत में एनर्जी निकलती है, डिस्क्रीट मैनर में निकलती है, कॉन्टीन्यूस मैनर में नहीं निकलती। अब एक अलग बात शुरू हो जाएगी, तो बहरहाल इसको याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आखिर में क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम, लास्ट MCQ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। अब ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की कुल तादाद कैसे पता चलती है, मैट्रिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं, 2n²। फार्मूला आपको याद होगा। पहले ऑर्बिट के लिए n की 1 वैल्यू पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, 1 टू द 2। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है। अगर आपके पास वर्ड्स कर लें दूसरा ऑर्बिट है तो n की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। अगर आपको तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम करनी है तो 3 का स्क्वायर, n की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 टू द 18। तो तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2n² फार्मूले से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में कितने हो सकते हैं वो पता चलता है, और सिर्फ n² फार्मूले से नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता चलते हैं। ये बात अच्छी तरह जान लें। खुदा करे कि आप इम्तिहान में इन चीज़ों को याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखें, और मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।